हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो आज हम देखने वाले हैं क्रो मैग्नन मैन के बारे में। देखिए, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो पेपर 1 में टॉपिक 1.6 के अंदर ई सेक्शन में होमो सैपियंस के बारे में दिया हुआ है, जिसमें क्रो मैग्नन, ग्रीमल्डी और चांसलेड पढ़ना है हमें। मतलब इन 3 जगहों पर होमो सैपियंस के जस्ट पहले प्रिमिटिव होमो सैपियंस कह सकते हैं आप इन्हें, वो पाए गए थे। ठीक है, यूरोप में और अफ्रीका में और एशिया में। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। आइस एज का समय था, वो आइस एज कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला था या फिर अपने लास्ट फेज़ में था। उस समय हम इनके फॉसिल्स को देखते हैं कि पाया गया है, और आज उन्हीं में से सबसे पहला क्रो मैग्नन हम देखने जा रहे हैं। अगले 2 लेक्चर में ग्रीमल्डी और चांसलेट देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो क्रो मैग्नन मैन, देखिए ये वर्ड क्रो मैग्नन एक जगह है फ्रांस में, उससे डिराइव हुआ है। और अगर इसके आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप तो यूरोप में दिखाइएगा कि यूरोप में इन जगहों पर क्रो मैग्नन मैन इटली में, फ्रांस में, आपके और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में पाया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही इसके सिमिलर फॉसिल्स अफ्रीका में भी, इथियोपिया में और साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं। ये भी आप मेंशन करेंगे, इथियोपिया एंड साउथ अफ्रीका में। ठीक है, एकदम सिमिलर। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्रो मैग्नन मैन वहाँ भी पाया गया। और इवन अफ्रीका का जो क्रो मैग्नन मैन का फॉसिल है वो ज़्यादा पुराना है यूरोप के क्रो मैग्नन मैन से। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट फॉसिल कब डिस्कवर हुआ। 1868 में एम लुइस लार्टेट ने। देखिए, अगर आप लास्ट लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आया होगा कि जो सबसे रीसेंट होमो स्पीसीज़ है वो सबसे पहले ही खोज लिया गया। क्यों? क्योंकि एक्सकवेशन कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब से सबसे रीसेंट वाला वो सबसे ऊपर के लेयर में पाया गया होगा, और उसके और भी जो मतलब लाखों साल पहले का वो उसके नीचे लेयर में, और जो 20-25 लाख साल पहले का वो उसके नीचे की लेयर में। तो इसलिए 1868 में ही ये मिल गया था हमें। ठीक है, 5 स्केलेटन मिले थे हमें फ्रांस में, जिसमें 2 अडल्ट मैन, 1 वीमेन और 1 इन्फेंट था और 1 ओल्ड मैन। ठीक है, एज ऑफ फॉसिल जो है लगभग 30,000 से 40,000 साल पुराना है, लेटर देन ग्रीमल्डी। मतलब ग्रीमल्डी में जो हमें होमो सैपियंस का मिला है वो इससे भी पुराना है। ठीक है, अभी क्रो मैग्नन मैन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्कल इज़ लार्ज एंड डोलिकोसेफेलिक। तो देखिए, डोलिकोसेफेलिक क्या होता है। नॉर्मल स्कल होमो सैपियंस कैसा होता है, लेकिन डोलिकोसेफेलिक स्कल ऐसा होता है, थोड़ा सा पतला और लॉन्ग एंड नैरो कहते हैं इसे। ठीक है, इस तरह का स्कल था। क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1600 सीसी थी। 1550 से 1600 सीसी आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कहा था। और हाइट इनका जो था 180 सेंटीमीटर, काफ़ी लंबे थे। 180 सेंटीमीटर इज़ अबाउट 6 फीट। ओके, तो हाइट इनका अच्छा खासा था, बट ब्रेन का साइज़ छोटा था। फोरहेड ब्रॉड था एंड मॉडरेटली हाई। फोरहेड अच्छा खासा चौड़ाई था फोरहेड में। अभी तक हम लोग देख रहे थे इसके पहले रोडिशियन मैन में भी कि फोरहेड रिसीडिंग है। मतलब ऐसे अगर फेस, ये हमारा नोज़ है, ये हमारे लिप्स है, तो ये फोरहेड जो है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होता था पहले, ऐसे रिसीडिंग होता था, सीधा यहाँ से ब्रेन चालू होता। ठीक है, तो अब हमें देखने के लिए मिल रहा है कि फोरहेड ब्रॉड है और हाई है। फेस भी ब्रॉड है, स्कल नैरो है। स्कल अभी हमने देखा कि नैरो है। तो ये डिसहारमोनियस लगता है देखने में। डिसहारमोनियस मतलब कि अजीब सा शक्ल लगता है देखने में कि इतना पतला कैसे किसी का स्कल हो सकता है, और फेस चौड़ा है, तो अजीब सा चेहरा था। ठीक है, डिसहारमोनियस डोलिकोसेफेलिक स्कल। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो नोज, इसे हम लेप्टोराइन कहते हैं। लेप्टोराइन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ये है नेज़ल इंडेक्स। नेज़ल इंडेक्स मतलब नोज़ का जो विड्थ है वो कितना % है नोज़ के लेंथ के। ठीक है, तो लेप्टोरिन में नाक जो है वो लंबा होता है और उसकी विड्थ जो है कम होती है। तो विड्थ इज़ लेस देन 60% ऑफ द नोज़ लेंथ। मिसोरिन में
60-80% होता है विड्थ हमारे लेंथ का, यानी नाक छोटा और चौड़ा होता है, और प्लेटेरिन में तो बहुत चौड़ा होता है और बहुत छोटा होता है नाक। ठीक है, तो ये है नेज़ल इंडेक्स। आगे भी पढ़ना है हमें, डोंट वरी। अभी आपको याद रखना है कि क्रो मैग्नन मैन का जो नोज था वो लेप्टोरिन था, मतलब उसका नेज़ल इंडेक्स लेस देन 60% था। स्ट्रॉन्ग मैंडिबल था, मतलब जो जॉ है वो स्ट्रॉन्ग था, अपर जॉ। और वेल मार्क्ड चिन जो था वो वेल मार्क्ड था, मतलब चिन अच्छे से डेवलप हो गया था, जिसे हम ठुड्डी कहते हैं। फेमूर विथ वेल डेवलप्ड लिनिया एस्पेरा। फेमूर हमारा थाई बोन में लिनिया एस्पेरा अच्छा से था, मतलब बाइपेडल लोकोमोशन अच्छा था। जाइगोमेटिक रीजन इज़ स्ट्रॉन्ग, ये हमारा जाइगोमेटिक रीजन ये स्ट्रॉन्ग था, मतलब हमारा चीक जो था वो स्ट्रॉन्ग था, मतलब यहाँ वाला एरिया। ठीक है, मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, सॉरी। तो मैक्सिलरी रीजन जो था उसमें प्रोग्नेटिज्म था, मतलब थोड़ा सा जो दांत है वो बाहर की तरफ निकला हुआ था। फेस थूथन। ये स्कल का डायग्राम बना के आएंगे आप। स्कल थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे, इस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ लिख देंगे कि फोरहेड तो दिख रहा है लेकिन स्कल जो है डोलिकोसेफेलिक है। स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक आर्च होता है यहाँ पे, जिसे चीक बोन्स कहते हैं। मैक्सिलरी प्रोग्नेटिज्म दिखा देंगे। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो ये हमारा गम्स है और दांत है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। और वेल मार्क्ड चिन है, चिन अच्छे से दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग मैंडिबल है। ये फोटोग्राफ या डायग्राम आप बना कर आएंगे, ईजी है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर हमने बात कर लिया, अब इसके कल्चरल फीचर की बात करते हैं क्रो मैग्नन मैन की। देखिए, चूँकि ये इसका ब्रेन इतना बड़ा था, लगभग 1600 सीसी का, तो ऑफ कोर्स इसके ब्रेन में थिंकिंग और ये सब का कैपेसिटी ज़्यादा डेवलप्ड था। ठीक है, तो केव पेंटिंग ये खाली टाइम में ज़रूर बनाते होंगे। ऑल्दो दे आर नॉट कम्प्लीटली डिसाइफर्ड बट सीन ऑफ हंटिंग, critical life periods such as puberty and other belief systems are well elaborated। ठीक है, इनके पास इतना कलाकारी जाग गया था कि ये सब सीन ये क्लियरली बना सकते थे। और भी पेंटिंग्स बनाई है जिन्हें हम डिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक। दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए, कुछ कल्चर का भी यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसके थ्रू आगे की जनरेशन को एजुकेशन देने की बात, मतलब ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया। ये कहना था पिलबीम का, इनका नाम है डेविड आर पिलबीम। ठीक है, 1992 में इन्होंने ये बात कहा क्रो मैग्नन मैन के बारे में। और टूल किट की अगर हम बात करें तो क्रो मैग्नन मैन जो थे वेर मच डेवलप्ड एंड एडवांस्ड फ्रॉम होमो इरेक्टस। तो हम लोग जानते हैं कि होमो इरेक्टस से ज़्यादा एडवांस थे। होमो इरेक्टस से ज़्यादा एडवांस तो रोडिशियन मैन ही था, उससे भी ज़्यादा एडवांस क्रो मैग्नन मैन थे। टूल किट में आपको बो एंड एरो, स्पीयर मतलब भाला, बोन का टूल्स, फिर फूड स्टोरेज के लिए बनाया गया बर्तन वगैरह, इम्प्रूव्ड हार्थ होता है आपका जिसमें हम लोग भट्टी, जिसमें आग जलाते हैं। ठीक है, तो ये सब वो लोग अच्छे से डेवलप कर चुके थे। ठीक है, इसका डायग्राम बो एंड एरो ये सब का बना सकते हैं, अपाला मिश्रा मैम ने यह मेंशन किया है। और इनका जो टूल कल्चर था उसे हम ऑरिग्निशियन कल्चर कहते थे। ठीक है, ऑरिग्निशियन कल्चर, देखिए जगह के नाम पे कल्चर का नाम पड़ता है, तो ये इसे हम ऑरिग्निशियन कल्चर कहते हैं। ब्यूरियल की अगर हम बात करें तो ब्यूरियल भी पाया गया, पैटर्न उसका देखा गया, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, ये डेड बॉडी के साथ दफनाए जाते थे, जिससे कि उनके बिलीफ सिस्टम और सोशल क्लास ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अगर हम बात करें कैंप साइट्स की, तो एविडेंस ऑफ कैंप साइट्स विथ डेंस पॉपुलेशन ऑफ हंटर गैदरर आर अनअर्थ फ्रॉम सेवरल साइट्स इन यूरोप। मतलब ये कैसे रहते थे, तो एक मतलब नोमैडिक लाइफस्टाइल कह लीजिए, बट एक कैंप बना कर रहते थे केव्स के आसपास में, इनका मतलब एक झुंड रहता था और ये शिकार करते थे और खाते थे, तो ग्रुप में रहने लगे थे। तो इसकी वजह से कल्चर जो है वो तेज़ी से डेवलप हुआ यहाँ पे।
इवोल्यूशनरी स्टेटस की अगर बात करें कि कैसे क्रो मैग्नन मैन डेवलप हुए, तो इनका इवोल्यूशनरी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। फॉसिल सिमिलर टू क्रो मैग्नन मैन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बॉर्डर केव्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और भी बहुत जगह से मिला है, ओमो रिवर इथियोपिया, ठीक है। ऐसे करके 1 लाख साल पुराना तक हमें साउथ मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्रो मैग्नन के सिमिलर फॉसिल्स मिले हैं, जबकि यूरोपियन फॉसिल्स जो है वो 40,000 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्रो मैग्नन मैन जो है वो क्रो मैग्नन में ही इवॉल्व हुआ, ठीक है। हो सकता है वो आउट माइग्रेट करके आया हो अफ्रीका से, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नोन व्हेन एंड वेयर ट्रांसफॉर्मेशन took place to modern sapiens, and we don't have adequate evidence of interaction between archaic and modern sapiens, ठीक है। तो हम लोग के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कब क्रो मैग्नन इवॉल्व हुआ, और ऐसा कोई इंटरेक्शन का भी साइन नहीं मिलता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो भी देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि क्रो मैग्नन आज भी जिंदा है द रैंचेस ऑफ कैनरी आइलैंड में, ठीक है। कैनरी आइलैंड आपको एक जगह है, वहाँ आज भी क्रो मैग्नन फीचर वाले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैम ने कुछ एडिशनल पॉइंट लिखा था बट उसे काट दिया, ये देख ही लेते हैं उसे कि मॉडर्न सैपियंस आर होमोजीनस स्पीसीज, डीएनए एंड mitochondrial DNA studies indicate that early Homo sapiens developed in Africa and replaced archaic population in different continents. Cro-Magnon may have some interrelationship with African ancestor. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी से ये पता चला है कि मॉडर्न होमो सैपियंस जो है वो अफ्रीका में मतलब डेवलप किए थे और वो उससे पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट किए हैं। तो उन्होंने फिर जा कर के पूरे वर्ल्ड में सबको रिप्लेस कर दिया, जितने भी अदर होमो ग्रुप के लिविंग स्पीसीज़ थे, सब स्पीसीज़ कह लीजिए। और क्रो मैग्नन का भी हो सकता है कि वो भी अफ्रीका से आउट माइग्रेट होकर के आए हों और बाद में होमो सैपियंस भी अफ्रीका से आउट माइग्रेट होकर आए और उनको ख़त्म कर दिया। इसीलिए हमें कहीं पे साइन नहीं दिखाई देता है यूरोप में कि क्रो मैग्नन मैन से होमो सैपियंस डेवलप किए हैं, ठीक है। ऐसा साइंस हमें नहीं मिलता है। तो क्रो मैग्नन मैन से कोई डेवलप नहीं हुआ। क्रो मैग्नन मैन को मॉडर्न होमो सैपियंस जो था वो एक्सटिंक्ट कर दिया, उसके साथ मीटिंग करके या लड़ाई करके जैसे भी, बट उससे हम लोग इवॉल्व नहीं हुए, हम लोग सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं अफ्रीका में, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल इवोल्यूशन भी कंटेंडेड है कि हमारे पहले कौन सा स्पीसीज़ था, ठीक है। तो इतना काफ़ी है क्रो मैग्नन मैन के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी ने अभी तक इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो हाईली प्रोबेबल है कि क्रो मैग्नन मैन पे क्वेश्चन आने वाले 1-2 सालों में हमें देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।